नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक प्यारा सा चैनल नीमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम यूपीपीसीएल TG2 का जो पेपर 3 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है, उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, 40 से 50 क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं और जो स्टूडेंट्स के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो सभी प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक और पूरे डिटेल्स के साथ इसका एनालाइज करने वाले हैं। और जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है वो भी अपना आंसर का मिलान करेंगे, और जिनका होने वाला है एग्जाम, है ना, 7 नवंबर को, वो भी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, इस क्वेश्चनों को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए मेरे पास वही क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है ना। देखिए पहला क्वेश्चन था आदर्श ट्रांसफार्मर की पहचान करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आदर्श ट्रांसफार्मर की पहचान करें, है ना। अब देखिए ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका सटीक आंसर मैं जरूर बताऊंगा। देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो रिलक्टेंस होता है ना मेरे भाई, क्या होता है, इसमें जो प्रतिष्ठंभ होती है, प्रतिष्ठंभ का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसी के साथ में इसमें 2 वाइंडिंग के बीच में, है ना, 2 वाइंडिंग्स के बीच में इसमें जो R का मान होता है, यानी कि प्रतिरोध का मान होता है, वो कितना होता है, 0 ओम। और उसी के साथ में देखिए इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है, 0%, है ना। ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन 0% और एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी, 100% मानी जाती है। एक बात और लिखिएगा कि कोर की पारगम्यता कितनी होती, तो ये भी कितनी होती है, 0 होती है ना। तो देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्रतिष्ठंभ 0, 2 वाइंडिंग के बीच R का मान 0, वोल्टेज रेगुलेशन 0, एफिशिएंसी 100% और कोर की पारगम्यता कितनी होती है, ये भी होती है आपकी 0, है ना। अगला क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था, SCR में कुल कितने टर्मिनल्स है। सबसे पहली बात, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है 8717918422। आपके पास जिस भी शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर उसको शेयर करेंगे ताकि हम उसको एनालाइज करा सकें, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन जो भी है ना, या फिर आने वाले परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, ध्यान रहते हैं, उसको आप जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था SCR पर कि SCR में कुल कितने टर्मिनल्स होते हैं, है ना। SCR में टर्मिनल्स की संख्या पूछी गई थी, तो SCR में कुल कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3। कौन कौन से, एक होती है एनोड और दूसरी कैथोड और तीसरा होता है गेट। ध्यान से रखिएगा, गेट वाली जो टर्मिनल्स है, इससे क्या किया जाता है, ट्रिगरिंग की जाती है, किसकी, SCR की ट्रिगरिंग की जाती है। और एनोड और कैथोड से हम क्या करते हैं, SCR की बायसिंग करते हैं, है ना। एनोड और कैथोड वाले टर्मिनल से हम SCR की बायसिंग करते हैं, और ट्रिगरिंग किससे करते हैं, गेट वाले टर्मिनल से, है ना। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन SCR से ही, यानी कि SCR में कितने लेयर्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, SCR में कितनी परत होती है ना। तो देखिए SCR में जो परत होती है ना, वो 4 होती है, कितनी, 4 परतें होती है SCR में, है ना, 4 परतें होती है SCR में। लेकिन अगर अगले शिफ्ट में जंक्शन के बारे में पूछ दे, है ना, कितने जंक्शन होते हैं, तो 3 जंक्शन होते हैं। कौन कौन से, J1, J2 और J3। कितने जंक्शन हो गए, 3 जंक्शन, और परतें कितनी होती है, 4, टर्मिनल्स कितनी होती है, 3। सभी बातें याद रखिएगा। और SCR कौन सी, यानी कि किस दिशा में काम करता है, ये एक दिशीय युक्ति है। कैसी युक्ति है, ये एक दिशीय युक्ति है। केवल और केवल ये फॉरवर्ड बायस, यानी कि FB फॉरवर्ड बायस में ये काम करती है, रिवर्स बायस में काम नहीं करती। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करती है। कैसा, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ये क्या करती है, ये काम करती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा, सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो इसमें टोटल 4 डायोड होते हैं। कितने, इसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स लगे होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था IGBT। देखिए फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ना, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में भी फुल फॉर्म पूछा गया। सबसे पहला आया है फुल फॉर्म IGBT का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
बीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा इंसुलेटेड गेट, है ना, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, है ना, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ये किसका पूरा नाम है? ये IGBT का पूरा नाम है। फिर पूछा गया था इन्वर्टर क्या काम करती है। देखिएगा इन्वर्टर क्या काम करती है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इन्वर्टर का काम होता है ये DC पावर को ये क्या करती है? AC पावर में कन्वर्ट करती है। यानी कि DC सप्लाई हम किसके रूप में देते हैं? इनपुट के रूप में, है ना, किसके रूप में? इनपुट के रूप में, और AC हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। देखिए हमें क्या प्रदान करती है ये आउटपुट, लेकिन इनपुट DC क्यों लेती है? बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी को या क्या करती है? चार्ज करती है DC सप्लाई लेकर के, और आउटपुट में हमें क्या देगी? ये आउटपुट में AC सप्लाई देती है ना। वहीं पर 7वां क्वेश्चन PN जंक्शन पर था। तो PN जंक्शन पर देखिए एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन PN जंक्शन देखिए क्या होता है कि जो आपकी P और N होती है ना, जो आपका P और N डायोड होती है, इस डायोड में क्या होता है? एक जंक्शन होती है, ये PN जंक्शन है। ये क्या है? PN जंक्शन है। और ये PN जंक्शन में क्या होता है कि जब इसको हम बायसिंग करते हैं, अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसका देखिए FB जो होता है ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें जंक्शन की परत जो होती है ना, ये कैसी होती है? ये बहुत पतली होती है। कितना पतली? ये 1 माइक्रोमीटर हो सकती है। ये 10⁻⁻⁴ अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 4 सेंटीमीटर लिखिए, 10⁻⁻⁶ ये मीटर में होती है ना। सेंटीमीटर में भी बता दिया मैंने, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर और 1 माइक्रोमीटर। ये कब होती है? फॉरवर्ड बायस में होती है। रिवर्स बायस में वही क्या होती है? देखिए रिवर्स बायस में क्या होती है? ये जो परत होती है ये मोटी होती है ना। और अगर रिवर्स बायस में है तो एक बात और ध्यान रखिए, R का मान इसमें क्या होगा? अधिकतम। क्या होगी? अधिकतम। और इसमें जो I है ये क्या होगी? निम्नतम। क्या होगी? निम्नतम। यानी कि करंट का प्रवाह इसमें बहुत कम होगी। किस बायस में? रिवर्स बायस में, है ना। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो तो आप लोगों के माध्यम से ये मुझे सवाल मिला है, तो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन PN जंक्शन से रिलेटेड अगले शिफ्ट में अगर आती है तो जरूर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई, जरूरतमंद लोगों तक, उन विद्यार्थियों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए जिनका पेपर अभी होना बाकी है या फिर जिनका पेपर हो गया है ना। और थोड़ा सा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले शिफ्ट में जो पेपर होने वाला है उसका भी हम सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बिंदास देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑसिलेटर पर। किस पर है अगला क्वेश्चन? ऑसिलेटर पर पूछा गया था कि ऑसिलेटर का काम जो है वो क्या होता है? तो आवृत्ति यानी कि दोलन जनरेट करना, है ना, आवृत्ति उत्पन्न करना। आवृत्ति उत्पन्न करना ये किसका काम है? ये ऑसिलेटर का काम है। और 9th नंबर का क्वेश्चन देखते जाइए कि फिर से डायोड पूछा गया है कि अगर देखिए सुनेगा ध्यान से कि किसी डायोड के P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से, यानी कि कोई डायोड है ना, P और N एक डायोड है। इस डायोड को हमें क्या कैसे कन्वर्ट करना है? P को बैटरी के पॉजिटिव से, है ना, और N को बैटरी के निगेटिव से। ये N है, ये पॉजिटिव है ना। इस प्रकार से कनेक्ट किए हैं तो ये कौन सी बायसिंग कहलाएगी? ये पूछी गई थी। ये FB यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी। अगर इसी को जस्ट उल्टा हम कर दें तो ये कौन सी बायसिंग हो जाएगी? निगेटिव बायसिंग हो जाएगी, है ना। ये 9th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अगर रिवर्स बायस के बारे में पूछे तो टर्मिनल्स को जो है आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, वो रिवर्स बायस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है कि मोसफिट में कितने टर्मिनल्स होते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, मोसफिट में कितने टर्मिनल्स होते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो मोसफिट में टोटल कितने टर्मिनल्स होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं आपके टोटल 4 टर्मिनल्स। कितने? टोटल 4 टर्मिनल्स होते हैं। और मोसफिट का पूरा नाम क्या होता है? लिखेगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या है? एक प्रकार की है ट्रांजिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये है मोसफिट का पूरा नाम। और इसमें टोटल कितने लेयर्स होते हैं? तो टोटल इसमें 4 लेयर्स होते हैं। ध्यान
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि सीआरओ क्या मापता है ना। अब देखिए मैंने जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने सॉल्व नहीं कराया होगा, है ना। जो मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, है ना, अधिक से अधिक। अगर आप मेरा क्लास जरूर डेली देखते होंगे तो आप इन क्वेश्चनों से एक बार जरूर रूबरू हुए होंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हम आपके लिए कंटेंट देते हैं, जो भी क्लास देते हैं, वो संभवतः एग्जाम में पूछा जाने वाला होता है ना। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए वही आया था जो मैंने आपको सॉल्व कराया था। सीआरओ क्या मापता है, देखिएगा सीआरओ क्या मापता है। तो सीआरओ देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज मापेगी। ये क्या मापती है, वोल्टेज, और साथ में ये आवृत्ति को भी माप सकती है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को भी माप सकती है। किसको, आवृत्ति को भी माप सकती है। इसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप, ये क्या है, इसका पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना। इससे एक और क्वेश्चन आया है, देखते जाइएगा। यानी कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाया है ना, वहां से डबल क्वेश्चन उठाया है। अगला क्वेश्चन क्या था, मोसफिट क्या है ना, मोसफिट से रिलेटेड है। देखिए मोसफिट, अभी मैंने आपको मोसफिट से बताया। देखिए ये रहा मोसफिट का टर्मिनल पूछ लिया, यहां पूछा है मोसफिट क्या है ना। तो मोसफिट क्या है, ये है एक वोल्टेज कंट्रोल, क्या मेरे भाई, ये है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, है ना। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स युक्ति है। कैसी युक्ति है ये, सोर्स कैसा है इसका, करंट का, लेकिन कंट्रोल क्या करती है, ये कंट्रोल करती है वोल्टेज को, है ना। देखिएगा सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस का डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, है ना। शेयर कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा कि ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है। रिले से संबंधित क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम कि रिले से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 13वां, है ना। 13 क्वेश्चन नंबर है, रिले से संबंधित पूछा था कि चलिए रिले का कार्य मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि रिले का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है फॉल्ट को ढूंढना। ये क्या करती है, फॉल्ट को डिडक्ट करती है ना। फॉल्ट को क्या करती है, डिडक्ट करती है। और जो सर्किट ब्रेकर होते हैं मेरे भाई, सर्किट में, उस सर्किट ब्रेकर को ये क्या करती है, एक कमांड भेजती है, ताकि जब भी किसी भी प्रकार का सर्किट में फॉल्ट आए तो वो जो सर्किट ब्रेकर है वो उसको सर्किट को तोड़ सके, है ना, ताकि आपकी जो युक्ति है उसकी सुरक्षा प्रदान हो सके, सुरक्षा मिल सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 है कि ECL का पूरा नाम, ECL का पूरा नाम है एमीटर कपल्ड लॉजिक, एमीटर कपल्ड लॉजिक, है ना। ये है 14वें नंबर का क्वेश्चन। अगला देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। हाँ 1 सेकेंड, मैंने आपको एक नंबर बताया था ना, इस नंबर पे आप क्वेश्चन को जरूर शेयर कीजिएगा। 8717918422। आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है, कोई क्वेरीज है, कोई जानकारी लेना है ना, बैच के बारे में जानकारी लेना है, ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी लेना है, तो आप इसी नंबर को डायल कीजिएगा। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मुझसे होगी और आपसे हमारी बातचीत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अभी हम एनालाइज की ओर हैं, तो एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हम इसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए स्पॉटलाइट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, क्या क्वेश्चन बना था आपका, स्पॉटलाइट का क्या पूछा गया है, यहां पर प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो मेरे भाई कहां पर, सिनेमा घरों में, कहां पर, थिएटर में। इसका यूज कहां पर किया जाता है, थिएटर में। किस उद्देश्य से किया जाता है, जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश की दूरी को मैनेज करने के लिए, किसके लिए, मैनेज करने के लिए, यानी प्रकाश की दूरी को कम करने के लिए हम थिएटर में स्पॉटलाइट का यूज करते हैं। और वहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन था, टोटल इस पूरे एपिसोड को देखिएगा, पूरे इस एनालिसिस वीडियो को देखिएगा, मेरे पास 40 प्लस यानी कि 45 प्लस क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत मजा आने वाला है, बस आप देखिएगा और अनुभव कीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उसी से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, है ना, एक आंकड़ा मिल जाएगा। देखिए सीआरओ से ट्रिपल क्वेश्चन, यानी कि तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया कि सीआरओ में ट्रिगरिंग का क्या कार्य होता है ना। सीआरओ में जो ट्रिगरिंग होती है,
इसका कार्य पूछा गया है। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो सीआरओ होता है ना उसमें दो प्लेट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है ना, इस प्लेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बारंबारिता करते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या होता है बारंबारिता करने का, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो इसमें टाइम बेस जनरेटर होती है, टाइम बेस जनरेटर होती है या फिर स्वीप जनरेटर होती है। कौन सी जनरेटर, स्वीप जनरेटर। इन दोनों को क्या करना हमारा उद्देश्य है, एक्टिव करना है ना, क्या करना, एक्टिव करना, यानी कि इन दोनों जनरेटर को चालू करना। यानी कि जनरेटर एक ही है, नाम अलग अलग है इनके, है ना। ये रहा सीआरओ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां नंबर का क्वेश्चन था। 17वां नंबर का देखिए, ट्रांसफार्मर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, डायरेक्ट 6 क्वेश्चन उठ कर आए हैं ट्रांसफार्मर से। यानी कि ट्रांसफार्मर देखिए यूपीपीसीएल में कितना मेन मतलब रोल प्ले कर रहा है एग्जाम के लिए। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में। पहला है कि ट्रांसफार्मर किस स्थिति में अधिकतम दक्षता पर काम करती है ना। देखिएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता है ना, मैक्सिमम दक्षता किस स्थिति पर यह काम करती है, जब लोहा हानि, कौन सी, जब लोहा हानि बराबर हो जाती है, सॉरी लोहा हानि और कॉपर हानि बराबर हो जाती है। यानी कि लोहा हानि क्या है, एक प्रकार की स्थिर हानि है। ये कैसी हानि है, ये स्थिर हानि है और ये चल हानि है। यानी कि कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। अब की बार पूछ दे कि स्थिर हानि और चल हानि, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को, है ना। और ट्रांसफार्मर की देखिए जो दक्षता है ना, किस पर डिपेंड करती है, ये लोड के वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है मेरे भाई, और ये लोड के धारा पर भी डिपेंड करती है मेरे भाई, और ये लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। तीनों चीजों पर इसकी एफिशिएंसी क्या करती है, डिपेंड करती है ना। वहीं पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर हानि नहीं है। अब ऑप्शन तो अपने पास नहीं है, लेकिन आर्द्रता हानि इसका करेक्ट आंसर होगी, है ना। क्या होगी, आर्द्रता हानि है। जैसे कि स्टूडेंट्स विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि आर्द्रता हानि सर इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। हर क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करेंगे दोस्तों, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है भैया, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है मेरे भाई। देखिए ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर की दक्षता देखिएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता हर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर किया होगा। देखिए अगर ट्रांसफार्मर कैसी है, आदर्श है, तो फिर 100% दक्षता, कितनी, 100% इसकी एफिशिएंसी। अगर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण प्रकार की है तो उसमें 95 से लेकर के 98% है ना। लेकिन आदर्श नाम का कोई चीज नहीं है, है ना। प्रैक्टिकली रूप से आदर्श नाम का कोई भी चीज यहां पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता, हाँ ये होगी। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल, अरे भैया इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। यूं समझिए वन लाइनर क्वेश्चन है ना, जिसको मैं आपको अपने सेशन में चिल्ला कर बताया करता था कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर में देखिए क्या पूछा गया है, सिलिका जेल का रंग, है ना, सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो अगर सिलिका जेल नई है तो नीला इसका क्या होगा, रंग होगा। अगर पुरानी हो चुकी है ना, यानी कि खराब हो चुकी है, तो इसका हल्का गुलाबी करेक्ट आंसर होगा। हल्का क्या है, गुलाबी करेक्ट आंसर होगा। इसको आप चाहे तो प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हैं, कैसे, प्रैक्टिकली रूप से भी देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के का मान कितना होगा, है ना। ये भी कोई बताने की चीज है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होगी, है ना। 21 नंबर का सवाल है, 21 नंबर सवाल, ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ये भी कोई पूछने वाली सवाल है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होगी, केवीए में होगी, एमवीए में होगी। लेकिन आप एक और बात ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि कोई जरूरी नहीं केवीए एमवीए ही लिखा हो, यहाँ पर वीए भी लिखा जा सकता है ना। अगर बड़ी यूनिट है तब उसको हम किलो और मेगा में लिखते हैं, ठीक है। ये बात रही ट्रांसफार्मर की। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 22। जितने भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार जरूर थम्स अप करके बताएंगे कि ये जो हमारी एनालिसिस है ये कैसी है ना। और इस वीडियो को शेयर
शेयर तो जरूर करेंगे और चैनल को भी दबा के सब्सक्राइब करो यार। बिल्कुल कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दो, है ना, दिल का इमोजी भेजो एक बार, फिर मजा आ जाएगा। देखिए क्लैंप मीटर क्या मापती है, देखिएगा जो आपकी क्लैंप मीटर है ये इसका मापन कहाँ पर है, क्या मापती है, तो देखिएगा क्लैंप मीटर का एक ही मापन है ना, ये क्या करती है, ये चलती लाइन में ये क्या करती है, धारा का मापन करती है ना, यानी कि किसी भी लाइन को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, चलती लाइन में ही ये क्या कर सकती है, धारा का मापन कर सकती है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का देखिए क्या पूछा गया था, इंसुलेटर में कौन सा गुण होना चाहिए, है ना, क्या क्वेश्चन था, इंसुलेटर में गुण कैसा होना चाहिए, तो देखिए गुण कैसा होना चाहिए, इसमें जो प्रतिरोध है ये कैसा होना चाहिए, अनंत, कैसा होना चाहिए, अनंत, और इसमें धारा कैसा होना चाहिए, तो धारा होना चाहिए 0 एम्पियर, धारा इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना, और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ DES कैसा होना चाहिए, उच्चतम, कैसा होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए हैं, 23। अभी देखिए और भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेजते हैं ना वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन भेजते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन उनको खुद को इतना ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रह पाता। जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादातर स्टूडेंट उनको याद रहता है और वही क्वेश्चन वो हमें दे पाते हैं, वही क्वेश्चन हम पिक भी करते हैं। धारा की इकाई, वाह वाह, ये तो आप ही के फेवर में क्वेश्चन है ना, धारा की इकाई, इसको कौन नहीं जानता, बच्चे को पता है, इसका आंसर ये होगा, इसका एम्पियर करेक्ट आंसर है, लेकिन SI यूनिट है मेरे भाई, ये भी आप इसको क्या करना, याद कर लेना, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं। लेंज का नियम, देखिए लेंज का जो नियम था ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता क्या क्वेश्चन था, लेकिन लेंज का नियम क्या कहता है कि E बराबर -N d∅/dt। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि भैया जो जिसके कारण जनरेट हो रहा है ना हम उसी का विरोध करेंगे, यही लेंज का नियम होता है। जनरेट यहाँ पर क्या होती है, E यानी कि वोल्टेज, N क्या है, टर्न्स है ना, d∅ क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि करंट कौन सी है, AC करंट है, यही लेंज का नियम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर है, ओम का नियम गलत है ना, क्या पूछा गया था, ओम का नियम, कौन सा नियम गलत है ना, यानी कि 4 ऑप्शन रहे होंगे। अब देखिए गलत तो मुझे नहीं पता, लेकिन सही मैं जरूर आपको बताऊंगा, V बराबर IR, I बराबर V/R, R बराबर V/I। एक और सुनते जाइए, I बराबर होती है G/V और होता है आपका J बराबर G/E, है ना। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सभी अलग अलग हैं, ये सभी क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं, आप इसको नोट करिएगा, ये आगामी आने वाले एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। 27 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर वेयर दबा के करिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स बिल्कुल प्यार से भर दीजिए, बिल्कुल प्यार से भर दीजिए, दिल का इमोजी भेजिए ताकि दिल खुश हो जाए, है ना। दिल का कनेक्शन दिल से ही होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध कलर बैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, किससे, प्रतिरोध का कलर से, है ना, किससे, प्रतिरोध का कलर से पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि BH वक्र, क्या, BH वक्र, है ना, BH वक्र, इसको मैं जरूर बताऊंगा आपको। BH वक्र किसके किसके बीच खींची जाती है, देखिए B है, B बराबर φ/A, ये क्या है, फ्लक्स घनत्व, ये क्या है, फ्लक्स घनत्व, है ना, फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर है H, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, है ना। चुंबकीय बल जब हम लगाते हैं किसी मटेरियल में, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा इसका पूरा डेफिनेशन, है ना, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, 1 सेकेंड, हाँ, ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं विशिष्ट चुंबकत्व, इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चुंबकत्व। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है इसको कहा जाता है कोअर्सिविटी, यानी कि निग्राहिता, इसको हम क्या कहते हैं, निग्राहिता। बस यही से क्वेश्चन पूछता है। और ये क्या है आपकी संतृप्त बिंदु, ये क्या है, सेचुरेशन पॉइंट, है ना, बस यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। BH वक्र से एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। 29 नंबर की ओर चलते हैं, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से सुनिए।
बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है और ये सेमीकंडक्टर से, यानी कि मुझे लगता है ना कि कोई सा भी ऐसा यूनिट नहीं बचा जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अभी देखिए पावर प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होती है ना, आर्सेनिक की संयोजकता, आर्सेनिक की संयोजकता, आर्सेनिक देखिए ये पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर में जो दो टाइप्स के अशुद्धियां होती हैं, डोपिंग होती है, एक होता है त्रिसंयोजी, एक होती है पंच संयोजी। आर्सेनिक जो है क्या है, एक अशुद्धि है और ये किस श्रेणी में आती है, तो ये पंच संयोजी में आती है। देखिए ये पंच संयोजी में आती है। पंच संयोजी में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए एक आती है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, है ना, सब भिखारी। हमसे क्या पूछा गया है, आर्सेनिक। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये रही आर्सेनिक, यानी कि ये पंच संयोजी तत्व है। त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से, सॉरी अशुद्धि कौन कौन से होते हैं, तो वो है आपके देखिए गोभी, बैगन, आलू, इन, थैला, है ना, ये सब के सब है त्रिसंयोजी तत्व, है ना। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या था, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो है आपका 17। और 31 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरे भाई, सिल्वर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। जब से आप ITI करना स्टार्ट करते हैं ना, तभी से आप इसको रट्टा मारते आते हैं, तभी से आप इसको देखते पढ़ते आते हैं। वही क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ गया, है ना। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, तो सिल्वर की क्या पूछा गया है, सिल्वर की प्रतिरोधकता कितनी होती है ना। रो का मान कितना होता है, 1.59 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। लेकिन उसकी एल्यूमिनियम की अगर पूछे आपसे, किसकी, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में देखिए कितना होता है, 2.66 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। अब देखिए एल्यूमिनियम जो है, सिल्वर क्या है, चांदी है, एल्यूमिनियम की चालकता कम होती है, इसलिए इसकी रजिस्टिविटी क्या है, अधिक है ना। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा बैटरी चार्ज की जा सकती है ना, किसके द्वारा बैटरी चार्जिंग, क्या क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग को लेकर के। तो बैटरी चार्जिंग डीसी सोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, डीसी सोर्स के द्वारा, यानी कि बैटरी डीसी से चार्ज होती है, आउटपुट में डीसी देती है, डीसी स्टोर करती है। लेकिन जो बैटरी होती है ना, ये दोनों काम करती है, रासायनिक को विद्युत में और विद्युत को रासायनिक में, है ना, विद्युत को रासायनिक में, दोनों में कन्वर्ट कर सकती है। ये क्या कर सकती है, ये दोनों में कन्वर्ट कर सकती है ना। देखिएगा इस नंबर को आप जरूर नोट कीजिएगा, है ना। ये नंबर मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, क्वेश्चन आप जरूर भेजिएगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना इस सेशन को, वो जरूर इस बात को ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है 33, मैगर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, मैगर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैगर का प्रयोग, है ना, मैगर का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, रेजिस्टेंस मापने के लिए। कौन सा रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध का मापन। किसका मापन, उच्च प्रतिरोध का ये मापन करती है ना। बिल्कुल ऐसे सवालों में आपको रत्ती भर दोस्तों, रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए सही आंसर में, और दूसरी बात टाइम नहीं लगाना चाहिए, है ना। डीसी सीरीज मोटर में अभिलाक्षणिक ग्राफ किसके बीच खींचा जाता है, डीसी सीरीज की बात कही गई है, तो डीसी सीरीज में स्पीड और टॉर्क, ध्यान रखना, स्पीड तथा लोड, है ना, और दूसरा टॉर्क तथा लोड, है ना, टॉर्क तथा लोड। स्पीड तथा लोड और टॉर्क तथा लोड, ये क्या है, ये है डीसी सीरीज मोटर का अभिलाक्षणिक ग्राफ। डीसी सीरीज मोटर का क्या है, ये अभिलाक्षणिक ग्राफ। वहीं पर सुनते चलना मेरे भाई। 34 नंबर, ये है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर में क्या था कि 30 न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल मेरे पास मिला है, 30 एम्पियर हावर बैटरी है, नहीं 30 एम्पियर हावर की एक बैटरी है, और 1 घंटा में ये चार्जिंग करंट इसकी कितनी होगी। यानी कि आपसे देखिए दक्षता बराबर क्या होती है, एम्पियर गुणे हावर, है ना। दक्षता कितनी है,
30 एम्पियर हावर। आई हमें निकालना है, घंटा कितना है 1, है ना। चार्जिंग करंट हमें निकालना है, तो चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा 30/1 बराबर कितना हो गया 30 एम्पियर, है ना। ऐसे सवालों में क्या तामझाम लगाना, ठीक है ना। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डीओएल स्टार्टर पर सवाल था, डीओएल स्टार्टर पर सवाल था, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल हमें नहीं मालूम क्या था, लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बताता हूं। ना ही ये स्टार्टिंग में वोल्टेज को कंट्रोल करती है मेरे भाई, और ना ही स्टार्टिंग में ये करंट को कंट्रोल करती है, इसमें ओवरलोड भी नहीं लगी होती। लेकिन एक बात है यहां पर कि जो डीओएल स्टार्टर है ना, ये इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करती है। किसको? इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करती है। 3 HP से लेकर के ये 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है ध्यान रखने वाली चीज, अगर 8 से 10 दिन लगातार, है ना, 8 से 10 दिन लगातार इसको चलाना है आपको, तो आप 40 HP तक के इंडक्शन मोटर को भी आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना प्रभाव पर, है ना। 37 नंबर का क्वेश्चन है कोरोना प्रभाव पर। किस पर है? कोरोना प्रभाव पर। आप देख लेना नेक्स्ट शिफ्ट में कोरोना प्रभाव पर फिर क्वेश्चन आएगा, है ना, आप देख लेना। कोरोना प्रभाव देखिए, मीडियम व उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन में ये होती है, और इसके कारण एक हिसिंग ध्वनि, क्या होती है, हिसिंग ध्वनि उत्पन्न होती है ना। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट देखिएगा कि हिसिंग ध्वनि हो गया, और इसमें एक बैगनी कलर, कैसा, बैगनी रंग की इसमें एक क्या उत्पन्न होती है, लाइट उत्पन्न होती है ना। क्या उत्पन्न होती है? एक प्रकाश उत्पन्न होती है। ये बात रही कोरोना प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग, है ना। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो ये डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। इससे हम एसी मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। फिर था पॉइंट स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पॉइंट स्टार्टर का प्रकार, है ना, कितने प्रकार के ये होते हैं? तो ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। नेक्स्ट है क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह है 39 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि क्लास ए प्रकार की आग है। सबसे पहली बात, ये ठोस पदार्थ से लगते हैं। किस पदार्थ से मेरे भाई? ठोस पदार्थ से लगते हैं, और पानी से बुझा सकते हैं प्लस रेत से भी बुझा सकते हैं। पानी नहीं है तो रेत, रेत नहीं हो तो पानी, ठीक है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, दो अलग अलग पोल के बीच कौन सा गुण होता है ना। अलग अलग पोल, है ना, अलग अलग पोल हैं, तो कैसा गुण होगा इनमें? आकर्षण का। कैसा गुण होगा? आकर्षण का। विपरीत होते तो इसमें सेम होते तो इसमें प्रतिकर्षण का होता है। किसका होता? प्रतिकर्षण का होता। देखिए और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन और है कि माइका का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। 42 नंबर देखिए, माइका का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm। कितना होता है? 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm होती है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक उत्तेजित जनरेटर में ग्राफ किसके बीच खींचा जाता है? देखिए पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या करते हैं, इसके फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट करने के लिए या तो बैटरी से उसको सप्लाई देते हैं या फिर रेक्टिफायर सर्किट से। तो फील्ड करंट हो गया, और फील्ड करंट देंगे तो जनरेटर जनरेट क्या करेगी? ईएमएफ। तो ग्राफ किसके किसके बीच बना? ग्राफ देखिए बना, फील्ड करंट यहाँ पर है और यहाँ पर ईएमएफ, यहाँ पर क्या है? ईएमएफ, है ना। इसी के बीच ग्राफ बनती है। किसका? पृथक उत्तेजित जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनित्र, है ना। पृथक उत्तेजित जनित्र का ग्राफ के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्जिंग हो चुकी है, कैसे आप पता करेंगे कि ये फुल चार्जिंग है ना। लेड एसिड बैटरी, जिसे हम लैब भी कहते हैं, ये आपेक्षिक घनत्व द्वारा, किसके द्वारा? आपेक्षिक घनत्व द्वारा आप क्या कर सकते हैं? चार्जिंग का पता लगा सकते हैं, है ना। चार्जिंग का आप पता लगा सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक, किसकी? एल्यूमिनियम का
परमाणु क्रमांक बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, और ये परमाणु भार के बारे में पूछे तो आपको भी मालूम होगा कितना 27 है ना। 46 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कि 100 वाट कोई सर्किट है ना, 100 वाट की पावर है, 200 वोल्ट है, 0.5 पावर फैक्टर है, आपको करंट ज्ञात करना है, ठीक है ना। 46 नंबर का क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं, यानी कि P बराबर क्या होती है, वी आई कॉस फाई, है ना। आपसे I पूछा है, I बराबर P बटा वी कॉस फाई। I बराबर क्या होगा, पावर 1 किलोवाट है, यानी कि 1000 वाट है, वोल्टेज 200, पावर फैक्टर 0.5 है ना। जब हम इस पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर एक जीरो और लपेट देंगे, फिर देखिए ये कट जाएगी 50 बार में, यानी कि कितना हो गया, 50 बट्टा 5 बराबर कितना हो गया, 10, है ना। 10 क्या है, करंट है, 10 एम्पियर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, है ना। जितना क्वेश्चन आपके द्वारा मुझे मिला है, लास्ट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। कौन सा क्वेश्चन है, 47। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घात माइनस का 19 जूल, ये क्या होता है, ये चार्ज होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 चार्ज, है ना। टोटल क्वेश्चनों का देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है ना। हाँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप तक पहुंचा दिया गया है। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पे, है ना, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देखिएगा 8717918422, है ना। ये क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब के सब क्या करेंगे, क्वेश्चन को शेयर करेंगे, ताकि हम इसका एक सटीक एनालिसिस आप सभी को दे सकें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यार जरूर भेजिएगा, प्यार दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, राम राम, जय हिंद, जय भारत।